नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामों में। तारीख है 26 नवंबर और आज के करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। आज के करंट अफेयर्स में एक खास बात मैंने की है कि कल जो आपको करंट अफेयर्स कराए थे उसका रिवीजन क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। ये काफी सारे लोग डिमांड कर रहे थे, काफी सारे लोग मांग कर रहे थे कि सर पिछले दिन का भी रिवीजन करा दिया करिए। तो आज घबराइएगा नहीं, पहले हम लोग पिछले दिन के क्विज करेंगे और फिर उसके बाद आज के करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। और हाँ, आपने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए। क्विक रीजन में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो रहा हूं। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती दल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इंडो थाई कॉर्पोरेट अभी हाल ही में देखने को मिला। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। प्रत्येक साल ये 2 बार आयोजित किया जाता है। भारत विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में अपने स्वतंत्र भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के साथ दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो अब हमारे पास भी अपना खुद का जीपीएस आ गया है और भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना है। किस जाने माने अभिनेता को साल 2020 के आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है नसीरुद्दीन शाह। भारतीय नौसेना अंडमान सागर में भारत सिंगापुर समुद्री अभ्यास सिमबैक 2020 के कौन से एडिशन की मेजबानी कर रही है? तो वो है 27th एडिशन। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसको अभी हाल ही में अपनी पत्नी जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो वो है माला अडिगा। किस आईसीसी बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी है और अब ये आयु रहेगी 15 वर्ष? हाल ही में किस राज्य के उत्तर पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001 एंड 2015 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? तो वो है नागालैंड का कोहिमा उत्तर पुलिस स्टेशन। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 किस माह में मनाया गया? तो ये हर साल नवंबर माह में मनाया जाता है। कौन सा केंद्रीय बैंक ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख को पार कर गई है और दुनिया का वह पहला मौद्रिक प्राधिकरण हो गया है जिसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे? तो वो है अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिटमेस श्रृंखला का यह अभ्यास भारतीय नौसेना, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच परस्पर श्रेष्ठ सहयोग और अंतर संचालन क्षमता के विकास के लिए आयोजित किया गया है। तो सिटमेक्स कितने देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? ये 3 देशों के बीच में आयोजित किया गया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग ने 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अंतर्देशीय राज्य कौन से हैं? तो वो है अंतर्देशीय इनलैंड के मामले में यूपी, जबकि अगर मरीन यानी जहां पे कोस्टल एरिया है उसकी बात की जाए, तटीय प्रदेश जहां पर है, तो उसमें उड़ीसा पहले नंबर पर है। भारतीय नौसेना को 2016 में हस्ताक्षरित अमेरिका के साथ किए गए एक सौदे में अपना अभी हाल ही में कौन सा विमान हासिल हो गया है? तो नौवां बोइंग P-8I विमान एंटी पनडुब्बी युद्ध विमान मिल गया है। तो आंसर हो जाएगा 9। किसको 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर संसदीय संघ में जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है? तो वो हैं GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में G20 शिखर के सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो यहां से आप 21 कर लीजिए, यहां पर आप 22 कर लीजिए, यहां पर आप 23 कर लीजिए, यहां पर आप 24 कर लीजिए। तो 2021 की मेजबानी करेगा इटली, 2022 का इंडोनेशिया, ये सही उत्तर होगा। इंडिया यानी कि भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में डोमिनिक थिएम को हराया है और ATP फाइनल का खिताब जीत लिया है? तो वो है रशिया के डनिल मेदवेदेव। कांग्रेस नेता तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया। वो किस राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे? तो वो असम के मुख्यमंत्री थे। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में 20 रियाल बैंक नोट पर भारत के मानचित्र को, गलत मानचित्र जो उन्होंने छाप दिया था, उसको वापस कर लिया है। तो देन द राइट आंसर विल बी 20। भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी करने वाले एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम रखा गया है आनंदा। हाल ही में लोगों को समर्पित नवनिर्मित मॉस गार्डन देश का पहला ऐसा उद्यान बना जो काई पर आधारित है। ये किस जिले में है? ये आपका नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है। AI ने यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने द्वारा प्रबंधित सभी हवाई अड्डों और NS स्थानों पर किस माह में विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह शुरू किया? तो वो है नवंबर। किस राज्य में तुंगभद्रा नदी के सम्मान में 12 दिन का तुंगभद्रा पुष्करालू त्योहार की शुरुआत हुई है? तो वो है आंध्र प्रदेश। किस राज्य में एक गौ शेल्टर में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल के रूप में उद्घाटन किया गया? तो वो है असम।
और अब बारी है आज के हमारे आपके करंट अफेयर्स की। उम्मीद करता हूं कि ये जो नया प्रयास है ये आपको पसंद आया है, और आपको जो भी फीडबैक है इसके बारे में ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको लेकर उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा हूं कि आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बट कई सारे बच्चे को डिमांड थी, कई सारे स्टूडेंट चाहते थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शुरू कर दिया। अब आपको ले चलता हूं आज की करंट अफेयर्स की ओर। आज की करंट अफेयर्स में जो सबसे पहली न्यूज है वो है सेंटिनल-6। सेंटिनल का मतलब होता है प्रहरी। प्रहरी का मतलब लगातार एक ऐसा सैनिक जो लगातार गेट की सुरक्षा करता रहे या चीजों को लगातार देखता रहे। तो सेंटिनल-6 जो है ये आपका नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से एक छोड़ा गया सैटेलाइट है, और ये जो सैटेलाइट है ये आपके समुद्र के जो जल स्तर है उसकी निगरानी करेगा। इस सैटेलाइट के अंतर्गत एक राडार अल्टीमीटर लगा है। अल्टीमीटर वो डिवाइस होती है, या अल्टीमीटर को हिंदी में कहा जाता है तुंगता मापी। तुंगता का मतलब समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, समुद्र तल में कितनी गहराई है, ये नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट का अल्टीमीटर वहां से एक विद्युत चुंबकीय तरंग छोड़ेगा जो समुद्र तल पर टकराएगी और समुद्र तल से टकराकर वापस जाएगी, और जिसके जरिए सैटेलाइट अंदाजा लगा पाएगा कि पर्टिकुलर समुद्र का जो जल स्तर है वो कितना बढ़ा या कितना घटा। आप सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरे विश्व में मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के कारण समुद्र का जो जल है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, और जो ग्लेशियर है वो हमारे पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की जो 80% आबादी है, 80% आबादी, ये समुद्र तल से मात्र 5 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं? मात्र 5 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की 80% आबादी रहती है। यानी कि समुद्र तल अगर बढ़ेगा तो कई सारी आबादियां ये है, कई सारी जो जनता है उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के जरिए क्या क्या परिवर्तन आता जा रहा है समुद्र में? अल नीनो गर्म की वजह से होता है, जिसमें समुद्र के जल का एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। ला नीना का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इन दोनों के इफेक्ट के बारे में चर्चा करने में, इन दोनों के लिए आंकड़े जुटाने के लिए सेंटिनल-6 लॉन्च किया गया। सेंटिनल-6 जो है उसको कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह को लॉन्च किया गया। अब ये माइकल फ्रेलिच कौन है? ये नासा में काम करने वाले, एक ओशियनोग्राफी विभाग में काम करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, जिनके नाम पर 2020 में ये घोषणा की थी नासा ने कि हम इनके नाम पर जो भी ओशियनोग्राफी वाला जो आपका सैटेलाइट है सेंटिनल-6 जिसको लॉन्च किया जाना है, सेंटिनल-6 जो है समुद्र तल की जो जल स्तर है उसको मापने के लिए लॉन्च किया गया है। एक लाइन में आप इसे ऐसे समझ सकते हो। फिलहाल इसे फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से कैलिफोर्निया के वॉन्डेनबर्ग वायुसेना हवाई अड्डे से लॉन्च किया गया है, और समुद्र तल में परिवर्तनों को मापने के लिए समर्पित अगले मिशन का हिस्सा है। इसके बाद प्लान है कि सेंटिनल-6B को भी लॉन्च किया जाएगा। तो सेंटिनल जो है वो प्रहरी के भांति हमारे समुद्र तल को देखता रहेगा। सेंटिनल-6 जो है ये माइकल फ्रेलिच उपग्रह का नाम डॉक्टर माइकल फ्रेलिच के नाम पर रखा गया है। इसे फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के योगदान के साथ संयुक्त रूप से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मौसम संबंधी उपग्रहों के पूर्वेक्षण के लिए यूरोपीय संगठन और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA और यूरोपीय संघ द्वारा विकसित किया गया। इसका मेजर जो रोल है वो अल्टीमीटर के माध्यम से, यानी तुंगता मापी के माध्यम से समुद्र तल में जो परिवर्तन हो रहा है, उसकी गहराई में जो परिवर्तन हो रहा है उसको पता लगाना है। अभी एक चीज आपको जरूर जीएस में पढ़नी चाहिए, मतलब कि जनरल स्टडीज के लिए पढ़नी चाहिए, कि कुछ रेखाएं होती हैं जो मानचित्र पर दर्शाती हैं। मानचित्र पर समान समुद्री तल वाले ऊंचाई वाले स्थान को दर्शाने के लिए आइसोबाथ, यानी कि समान गहराई पर जो भी पॉइंट्स हैं उनको दर्शाने के लिए आइसोबाथ रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। यहां पर कई सारी रेखाएं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, मैंने वो यहां पर नोट कर दी हैं, आप उसे देख सकते हो। जैसे अगर बात करें तो आइसोनिफ रेखा क्या दर्शाती है? मानचित्र में आइसोनिफ रेखा बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा है, यानी कि जहां समान मात्रा में बर्फ गिरती है। जबकि आइसोबाथ क्या है? आइसोबाथ समुद्र में समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा है। तो इसके जरिए आइसोबाथ रेखाएं हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आने की संभावना रहेगी। अगली जानकारी, अरुणाचल प्रदेश के नाम तो आपने सुना ही होगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उसने देश भर में सबसे बढ़िया सेक्स रेशियो का मतलब लिंगानुपात पाया है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 मेल में कितने फीमेल हैं, प्रति 1000 बच्चों में कितने बच्चियां हैं। तो अभी देखा गया कि जन्म के समय जो सबसे बढ़िया लिंगानुपात है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहने का मतलब यह है कि हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े जारी किए गए, और यह वर्ष 2018 को आधार बनाकर जारी किए गए हैं।
इसमें अरुणाचल प्रदेश में जन्म के समय सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया गया है। सबसे अच्छा लिंगानुपात होने का मतलब यह है कि जन्म जब होता है बच्चों का तो उसमें जन्म लेने वाली बच्चियों की संख्या ज्यादा है रेदर देन बालकों के। जबकि मणिपुर में जन्म के समय सबसे खराब लिंगानुपात दर्ज किया गया। कहने का मतलब यह है कि इस रिपोर्ट को भारत के रजिस्ट्रार जनरल वर्तमान समय में विवेक जोशी हैं, जिन्हें आप जनगणना आयुक्त भी कह सकते हैं। 2011 की जनगणना किसने करवाई थी? 2011 की जनगणना सी चंद्रमौली ने करवाई थी। 2021 में जो जनगणना होगी वो विवेक जोशी द्वारा करवाई जाएगी, ये जनगणना आयुक्त होंगे। 2021 को होने वाली जो जनगणना है वो देश की 16वीं जनगणना होगी और ये 16 भाषाओं में की जाएगी। कितनी भाषाओं में की जाएगी? 16 भाषाओं में। तो जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या है या प्रति 1000 बालकों में पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या है, यह किसी जनसंख्या के लिंगानुपात को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या 1084 है। इसके बाद नागालैंड 965, मिजोरम 964 और केरल 963 है। सबसे खराब लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो मणिपुर 757, लक्षद्वीप 839, दमन और दीव 877, पंजाब 896 और गुजरात 896 में दर्ज किया गया है। तो अगर आप देखें तो सबसे बढ़िया लिंगानुपात आपको कहां नजर आएगा? सबसे बढ़िया लिंगानुपात आपको नजर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ये जो है ये आपका फिर उसके बाद नागालैंड, मिजोरम और केरल में आएगा। 2011 की जनगणना और 2001 की जनगणना को कंपेयर किया जाए तो 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे बढ़िया लिंगानुपात यानी कि सबसे अच्छा लिंगानुपात आपके केरल में है जो कि 1084 है। 2001 में ये 1058 था। आपको 2001 याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे ज्यादा पता होना ये चाहिए कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है? केरल में। और सबसे कम लिंगानुपात अगर केंद्र शासित प्रदेश और सब कुछ मिला लिया जाए तो वो दमन एंड दीव में है 618। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो मिलाना चाहते हैं जनरल मतलब कि सिर्फ राज्य मिलाना चाहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं मिलाना चाहते हैं, तो वो आपको 28 नंबर यानी कि सिक्किम में 889 मिलेगा। जबकि पूरे भारत का जो लिंगानुपात 2011 की जनगणना के मुताबिक है वो 943 है, यानी कि पूरे भारत में औसतन 1000 महिलाओं की तुलना में 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिलाएं हैं। अब बारी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की है तो आइए उसका करंट अफेयर भी देख लेते हैं। भारत का पहला सोलर पावर पर आधारित वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है यह भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। अरुणाचल प्रदेश जो है यह देश का पहला राज्य बना जिसने IUCN की रेड लिस्टिंग शुरू की है ऑर्किड के लिए। IUCN की रेड लिस्टिंग का मतलब है ये डेटा जुटा रहे हैं ऑर्किड का। अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में एक नया लोगो अपने राज्य के लिए अडॉप्ट किया है। 3 नए मेढकों की प्रजाति अरुणाचल प्रदेश के टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखी गई। उन मेढकों की प्रजाति की बात की जाए तो ये इतने छोटे हैं जो एक रुपए के सिक्के पर भी आप इन्हें बिठा सकते हैं। लियोराना हिमालयना, लियोराना इंडिका एंड लियोराना मिनुटा इन प्रजातियों के नाम है। सरकार ने अभी हाल ही में एक परिसीमन आयोग का गठन किया था। जम्मू कश्मीर, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल में जो भी लोकसभा सीटें हैं या राज्यसभा सीटें हैं उनको जनसंख्या के आधार पर फिर से बांटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक नई मछली की प्रजाति सीजोथोरेक्स सिकुम सिरुम मेनिस डिस्कवर्ड की गई है अरुणाचल प्रदेश में। यह सिकु और सिरुम नदियों के किनारे पाई गई, इसीलिए इसका नाम सिकु सिरुम मेनिस रखा गया। किजांग थी डोंगडो ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्हें 2020 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। छी लुपो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इन्हें डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी के अंतर्गत ये अवार्ड दिया गया, जबकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था सुपर 30 को। यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि आपके गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट नाम से एक फेस्टिवल आयोजित किया ताकि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है वहां पर पर्यटन को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा सके। कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, गवर्नर है BD मिश्रा और एनिमल है स्टेट एनिमल है गायल, ग्रेट हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है, होलोंग स्टेट फ्लावर है। स्टेट ट्री की बात करें तो ऑर्किड का जो पेड़ है वो यहाँ पे स्टेट ट्री है। ट्राइब्स की बात करें तो आदि, अका, आपातानी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से आ से आपातानी, आ से अरुणाचल प्रदेश, AP आप याद कर सकते हैं। नीशी, टैगिन, गालो, खम्पीती, बगुन खोवा ये भी इंपॉर्टेंट ट्राइब है। बगुन खोवा कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। मिसमी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोम्बा ये भी इंपॉर्टेंट है। डांस फॉर्म की बात करें तो बारडो छाम डांस फॉर्म आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। पोनंग आपको देखने को मिलेगा, वांचो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। नेशनल पार्क की बात करें तो नामदफा, मोलिंग, पकुई और नामदफा फेमस नेशनल पार्क हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी इंग्लिश में बताया वही आपकी हिंदी में भी है। अगली जानकारी है चाइना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन लॉन्च किया
और वो चंद्र मिशन का नाम उन्होंने रखा है चांग-ए 5। चांग-ए 5 नाम आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट ये चंद्रमा देवी वहां पर पुकारी जाती हैं, उनके नाम पर रखा गया है। और चीन ने पहली बार चांद के नमूनों को एकत्र करने के लिए मिशन लॉन्च किया है। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें एक ऑर्बिटर होगा, ऑर्बिटर के अलावा एक एसेंडर होगा, एसेंडर का मतलब जो वहां पर उतरेगा, और उसमें एक लैंडर होगा, लैंडर के अलावा वहां पर एक माइनर भी होगा जो रोबोटिक आर्म्स के जरिए चंद्रमा के टुकड़ों को इकट्ठा करेगा। अगर यह मिशन पूरी तरह से सफल हो जाता है तो चाइना विश्व का तीसरा देश होगा जो चंद्रमा से नमूने अपने पास लेकर आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मिशन है तो इसका जो डेटा होगा वो वहीं पर प्रोसेस कर लिया जाएगा और उसके बाद आप ये नीचे ले आएंगे। और उम्मीद की जा रही है कि 15 दिसंबर तक चाइना जो है इस मिशन को वापस चंद्रमा पर वापस पृथ्वी पर ले आएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, 15 दिसंबर के बाद ये मिशन खत्म हो जाएगा। तो ये मिशन अगर सफल हो जाता है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब तक केवल 2 राष्ट्र ऐसा कर पाए हैं, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। आखिरी बार मिशन 1976 में ये लूना 24 नाम से एक मिशन लॉन्च किया था सोवियत संघ ने, जो चंद्रमा से नमूने लेकर आया था। आइए इस मिशन के बारे में थोड़ा सा आपको और जानकारी देता हूं। इस मिशन का नाम चाइनीज मून गॉडेस के नाम पर रखा गया है, यानी चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है। चाइनीज चंद्रमा देवी के नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया है। इस मिशन को लॉन्ग मार्च 5 कैरियर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया और ये अब चाइना के पास सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्चर है। इस मिशन की बात की जाए तो ये मिशन मोन्स-रुमकर रीजन पे जाएगा। मोन्स-रुमकर रीजन आपको पता होगा कि चंद्रमा का परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल सेम है, जिसकी वजह से पृथ्वी से केवल और केवल उसका मात्र एक ही हिस्सा हम देख पाते हैं, दूसरा हिस्सा हम देख नहीं पाते। और वहीं पर भारत ने भी चंद्रयान छोड़ा था जो कि थोड़ा सा असफल हो गया था। तो अगर देखा जाए तो यह मिशन वहां पर एक चंद्रमा दिन पर चलेगा। एक चंद्रमा दिन पृथ्वी के 2 सप्ताह के बराबर होता है। कितने सप्ताह के बराबर होता है? 2 सप्ताह के। तो पृथ्वी पर 2 सप्ताह, वो चंद्रमा में 1 दिन, ये वहां पर बिता के आएगा। इसके अलावा यूएसए और सोवियत यूनियन ही जो है वो सफल रह पाए हैं इस मिशन को लॉन्च करने में, मतलब इस तरह का मिशन लॉन्च करने में। और उम्मीद जताई जा रही है कि 15 दिसंबर 2020 को ये वापस आ जाएगा। इससे पहले जो मिशन लॉन्च किए गए थे उसमें अपोलो 11 मिशन है, वो वही था चंद्रयान वाला जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे और जिसमें उन्होंने वहां से पत्थर के टुकड़े लेकर आए थे। फिर 1970 में लूना 16 नाम से रूस ने एक मिशन भेजा जिसने 101 ग्राम रॉक जो है वो चंद्रमा से लेके आए थे, चट्टान लेके आए थे। इसके अलावा लूना 24 जो था उसने 170 ग्राम वहां पे नमूना एकत्र किया था। तो तीसरा राष्ट्र बन जाएगा चीन अगर ये हासिल हो जाता है। भारत की बात करें तो भारत ने अब तक 2 चंद्रयान छोड़े हैं। एक 22 अक्टूबर 2008 से 28 अगस्त 2009 तक चला था ये, और चंद्रयान 2 अभी पिछले साल छोड़ा 22 जुलाई 2019 को। अभी एक क्वेश्चन एसएससी CHSL ने पूछ लिया था कि चंद्रयान 2 का वजन कितना है। तो चंद्रयान 2 का जो वजन था वो था 3877 ग्राम, जबकि चंद्रयान 1 का जो वजन था वो 1380 किलोग्राम था। इसको 2008 में लॉन्च किया गया था, इसको 2019 में लॉन्च किया गया। तो इस तरीके से अब जो चाइना है उसने लगभग 40 साल बाद, एग्जैक्टली नहीं लेकिन लगभग 40 साल बाद उसने चंद्रमा पर इस तरह का नमूना एकत्र करने वाला मिशन भेजा है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगली जानकारी है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। भाई गजब कर दिया। ऐसा माना जाता है कि बाघों की संख्या को 2 गुना होने में कम से कम 10 साल का समय लगता है, लेकिन पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने यह काम मात्र 4 साल में करके दिखा दिया और इसी वजह से उसे IUCN और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 13 देशों के बीच उत्कृष्ट मानते हुए अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार खिताब दिया गया है। यह पुरस्कार बाघों की वंश वृद्धि के मामले में तेजी से बड़े आंकड़ों के आधार पर वर्चुअली दिया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें, जिसे PTR भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, 10 साल की जगह 4 साल में ही बाघों की आबादी को दोगुनी करके ये पहली बार अंतरराष्ट्रीय TX पुरस्कार जीत गया है। देश की 13 टाइगर रेंज मतलब कि देशों की 13 टाइगर रेंज। अगर आप देखा जाए तो टाइगर जो है वो आपका भारत में मिलेगा, आपको बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, लाओ PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में ही देखने को मिलेगा। इसमें सब देशों को मिलाकर PTR यानी कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने यह कारनामा कर दिखाया है। 2014 में यहां पर मात्र 25 बाघ थे और 2018 में यहां पर 65 हो गए थे, जो कि 2 गुने से भी ज्यादा है। इसके अलावा असम के मानस नेशनल पार्क और भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क को भी इस साल TX2 पुरस्कार दिया है, क्योंकि उन्होंने टाइगर को जो है वो संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से किया है।
इसके अलावा टाइगर की बात करें तो वर्तमान समय में 2967 टाइगर इंडिया में है और ये पूरे विश्व का 70% है। अगर हम बात करें तो 2006 में हमारे पास मात्र 1411 टाइगर थे, 2010 में 1706 हुए, फिर 2226 2014 में और 2018 में 2967 टाइगर हमारे पास थे। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सर ये जो टाइगर सेंसस की गई है ये किसको आधार मान के की गई है, तो 2018 को। और इसमें सबसे ज्यादा पता चला है कि सबसे ज्यादा जो टाइगर पाए गए हैं वो कहां पाए गए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या 526 है। इसके अलावा बात करें तो अगर पूछा जाए कि भाई भारत में कितने टाइगर पार्क वर्तमान समय में हैं, तो भारत में वर्तमान समय में 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, यानी कि टाइगर पार्क हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत टाइगर को बचाने के लिए 7 अप्रैल 1973 को शुरू की गई थी। और आप सभी को पता है कि टाइगर क्या है, टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, यानी कि नेशनल एनिमल है। तो हाल फिलहाल हमारे पास कितने बाघ हैं, 2967 बाघ हैं। अगली जानकारी आप सभी को पता होगा, कुछ समय पहले मैंने आपको एक न्यूज बताई थी कि लक्ष्मी विलास बैंक का मामला गड़बड़ा गया है और उसमें काफी ज्यादा एनपीए हो गया और इसका मामला गड़बड़ाने के लिए फोर्टिस के बंधु जिम्मेदार हैं। फोर्टिस अस्पताल का नाम आपने सुना होगा। लक्ष्मी विलास बैंक से काफी बड़ी संख्या में लोन बांटे गए और जिसके बाद वो लोन वापस नहीं आए और लक्ष्मी विलास बैंक की हालत खराब हो गई। लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो ये तमिलनाडु का पुराना बैंक है, 94 वर्ष पुराना बैंक है। और अब पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि किसी बैंक की दशा को सुधारने के लिए एक विदेशी बैंक की सहायता ली जा रही है। लक्ष्मी बैंक को विलय कर दिया जाएगा डीएसबी बैंक में। डीएसबी बैंक जो है ये सिंगापुर का बैंक है और अब विलय होने के बाद जो उनके ऊपर मॉरेटोरियम सीमा लगाई थी आरबीआई ने और केंद्र सरकार ने, वो उन्हें हट जाएगी। यानी कि अब लक्ष्मी विलास बैंक के जो 20 लाख ग्राहक हैं वो अपनी नगदी सीमा 25,000 रुपए से भी ऊपर निकाल सकते हैं। इसके अलावा 4,000 कर्मचारी जो लक्ष्मी विलास बैंक में काम कर रहे हैं उन्होंने भी राहत की सांस ली है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने डीबीएस बैंक में लक्ष्मी विलास बैंक के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा ने 2480 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6000 करोड़ रुपए के निवेश को भी बैठक में मंजूरी दी गई है ताकि मार्केट में पैसा आ सके और इन्वेस्टमेंट सेक्टर और आपका जो भी इस तरह के शेयर मार्केट सेक्टर है उसमें थोड़ा सा उछाल मिल सके। यह देश में पहला मौका है जब संकट में फंसी किसी बैंक को डूबने से बचाने के लिए विदेशी बैंक की मदद ली गई है। लक्ष्मी विलास बैंक तमिलनाडु बेस्ड एक बैंक है, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसकी स्थापना जीवीसी मुथवैया चित्तियार ने की थी और ये काफी ज्यादा पुराना बैंक है। आई थिंक यहां पर लिखा नहीं है फिलहाल। हाँ, 1926 में इसकी शुरुआत की गई थी और मैंने बोला ना 94 साल से ऊपर का ये बैंक हो चुका है। डीबीएस बैंक की बात करें तो डीबीएस जो है ये सिंगापुर का प्रसिद्ध बैंक है। वर्तमान समय में भारत में इसके जो सीईओ हैं वो है पीयूष गुप्ता। 9 नवंबर 2009 से इसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को की गई थी तो सिंगापुर में। तो सिंगापुर पर आधारित एक बैंक है जो लक्ष्मी विलास बैंक में मर्ज हो जाएगा। अगली जानकारी है एलन मस्क। आप सभी जानते हैं एलन मस्क जो है वो स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं। इसके अलावा वो टेस्ला के भी मालिक हैं। टेस्ला जो है विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार आती है उसको बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। अभी हाल के दिनों में टेस्ला के शेयरों में भारी उछाल देखा गया जिसकी वजह से एलन मस्क की जो संपत्ति है वो बहुत तेजी से बढ़ी और अब वो विश्व के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनके आगे मात्र जेफ बेजोस हैं जो अमेजन के ओनर हैं और उन्होंने बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे उनको पीछे पछाड़ दिया है। तो 49 वर्षीय एलन मस्क की कुल संपत्ति $7.2 बिलियन से बढ़कर $127.9 बिलियन, माय गॉड, $120 बिलियन बढ़ी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक हो चुकी है। एलन मस्क को यह स्थान टेस्ला के शेयर की कीमतों में उछाल से मिला है, बहुत तेजी से बढ़ा क्योंकि आने वाला समय जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है और टेस्ला जो है उसमें अग्रणी कंपनी है। शीर्ष पर अमेजन के ओनर जेफ बेजोस हैं। बेजोस की नेटवर्थ $182 बिलियन है। इंडेक्स के मुताबिक जनवरी में अमीरों की रैंकिंग में मस्क 35वें स्थान पर थे और दिसंबर आते आते उन्होंने भयंकर छलांग मारी है और दूसरे नंबर पर पहुंच गए। अभी देखा जाए तो जिस तरीके से एलन मस्क की नेटवर्थ बढ़ रही है वो बहुत जल्दी जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ देंगे। एलन मस्क की नेटवर्थ में इस साल $100 बिलियन का इजाफा हुआ है यानी 7.40 लाख करोड़ रुपए। यानी एलन ने 2020 में प्रतिदिन 2.25 हजार करोड़ रुपए पर डे कमाए हैं। इसकी वजह टेस्ला के शेयरों में भारी उछाल है जिससे उनकी नेटवर्थ में बढ़ोतरी हुई है। मुताबिक जनवरी में अमीरों की रैंकिंग में एलन मस्क 35वें स्थान पर थे। शनिवार को $128 अरब के साथ बिल गेट दूसरे नंबर पर थे जहां अब एलन मस्क आ गए हैं।
105 अरब डॉलर के साथ बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है वो चौथे नंबर पर है, और 102 अरब डॉलर के साथ मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक वो आपके 5वें नंबर पर चल रहे हैं। जबकि इस बार मुकेश अंबानी को भी 10वां स्थान प्राप्त हो गया है। अभी वो 12वें स्थान पर चले गए थे खिसक के। वर्तमान समय में 10 विश्व के सबसे अमीर सूचियों में 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी चल रहे हैं। अगली जानकारी है, ये सीरीज थी दिल्ली क्राइम, जो कि दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उस पर आधारित थी ये, और इसको अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार मिला है ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के शो दिल्ली क्राइम ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीत लिया है। दिल्ली क्राइम अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज है। यह शो रिची मेहता द्वारा लिखित और निर्देशित है, और इसमें अभिनेत्री शेफाली शाह ने मुख्य किरदार निभाया था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शेफाली शाह की, काफी अच्छी सीरीज थी ये। इसके अलावा इसमें लिस्ट में बेस्ट ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम इन इंडिया, बेस्ट कॉमेडी सीरीज निंग्युम डा ओल्हांडो नोबडीज लुकिंग ब्राजील, बेस्ट एक्ट्रेस ग्लेंडा जैक्सन एलिजाबेथ इज मिसिंग यूनाइटेड किंगडम से, बेस्ट एक्टर बिली बरेट रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। तो आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ बेस्ट ड्रामा सीरीज ही याद रखना है, दिल्ली क्राइम। हाँ, इसकी निर्देशक कौन रहे, इसको रिची मेहता ने लिखा और निर्देशित किया। इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है शेफाली शाह ने, उन्होंने एक पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभाई है। अब बारी है आज के न्यूज फटाफट की। नेशनल फार्मेसी वीक हर साल की तरह इस बार भी नवंबर में मनाया गया, 16 से लेकर 22 नवंबर 2020 तक, और ये 59वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह था। इसका जो विषय रहा वो रहा फार्मासिस्ट फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल। अगली जानकारी, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर को दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में महिलाएं हिंसा के विभिन्न रूपों और मुद्दे के वास्तविक प्रकृति के अधीन के तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको रोकने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम रही वो है ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट। ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ा सा गौर से देखिए तो आप इनको पहचान जाएंगे। ये कई सारे टीवी सीरियल्स में आपने इनको देखा होगा। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। टीवी अभिनेता आशीष राय का निधन हो गया। 1997 से शुरू हुए अपने लंबे अभिनय कैरियर में कई टीवी शो और फिल्मों में काम किया, और ये कुछ प्रसिद्ध टेलीविजन शो थे मूवर्स एंड सीकर्स, यस बॉस, रीमिक्स, बा बहू और बेबी, चल दी द नाम गाड़ी, बुरे भी हम भले भी हम, ससुराल सिमर का, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, मेरे अंगने में, आरम भी शामिल हैं। वो वॉइस एक्टर भी थे जो अंग्रेजी फिल्मों के लिए, विदेशी फिल्मों के लिए हिंदी में डबिंग किया करते थे। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, भारत का अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो हर साल मेघालय में मनाया जाता है, वो इस बार कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया। मेघालय में चेरी ब्लॉसम के गुलाबी फूलों की इस समय छटा बिखर जाती है और पूरा मेघालय जो है वो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है, तो इसे रद्द कर दिया गया। और भारत का एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित किया जाता था, बट इस साल इसे आयोजित नहीं किया जा रहा है। आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है, मेघालय की राजधानी शिलांग में। अगली जानकारी है, तमिलनाडु में एक सूचना जारी की गई है, वहां पर निवार नाम का एक चक्रवात आ सकता है, और इसके लिए वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में नाम रहेगा निवार। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों में भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर आशंका जारी की है। चक्रवाती तूफान निवार इस वर्ष उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र का चौथा चक्रवाती तूफान है। इससे पहले 3 तूफान और आ चुके हैं, चक्रवात गति, चक्रवात अम्फान और चक्रवात निसर्ग। चक्रवाती तूफान निवार वर्ष 2018 में चक्रवात गाजा के बाद 2 वर्ष में तमिलनाडु में आने वाला दूसरा चक्रवात होगा। इस चक्रवात के कारण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, और चक्रवाती तूफान निवार का नाम ईरान द्वारा सुझाया गया है, जबकि इससे पहले चक्रवाती निसर्ग का नाम बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया था और चक्रवात गति का नाम भारत द्वारा सुझाया गया था। तो ये एक्चुअल में जहां पर एपी सेंटर होता है तूफान का, मतलब कि जहां पर तूफान का जनरेशन होता है वो जिस देश के आसपास होता है, उस हिसाब से वो अपने हिसाब से नाम उसको दे देते हैं, या पहली सूचना के आधार पर आप इसे समझ सकते हैं। अब बारी है आज के वन लाइनर की। कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल प्रेलिच उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू मॉनिटर द ओशियन, ओशियन में क्या लेवल रहने वाला है उनको नापना। किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया? वो है मेघालय। तमिलनाडु और पुडुचेरी ने चक्रवाती तूफान किसको लेकर अपना हाई अलर्ट जारी किया है? वो है निवार। और राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 2020 का विषय क्या रहेगा? फार्मास्यूटिक्स फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल। 16 से 22 नवंबर को ये मनाया गया।
48वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड में किस भारतीय वेब सीरीज ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो वो है दिल्ली क्राइम। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत में जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़ों पर वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के किस राज्य में जन्म के समय सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 13 देशों के बीच उत्कृष्ट मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार का खिताब दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यूपी में। और चाइना ने पहली बार चांद पर नमूनों को एकत्र करने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन चांगे 5 लॉन्च किया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। हाल ही में आशीष रॉय का निधन हो गया। वो क्या थे? वो एक फेमस एक्टर थे। लक्ष्मी विलास बैंक को किस बैंक में विलय किया जाएगा? DBS बैंक में। कौन बिरला इंक नहीं माइक्रोसॉफ्ट इंक के सह संस्थापक माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के पहले दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? तो वो है एलन मस्क, टेस्ला के संस्थापक। अब बारी आज की क्विज की। कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेरिच उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू मॉनिटर द ओशियन। किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया? मेघालय। तमिलनाडु और पुडुचेरी ने चक्रवाती तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है निवार। और राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 2020 का विषय किया है? वो है फार्मास्यूटिकल फ्रंटलाइन हैंड प्रोफेशन। 48वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में किस वेब सीरीज ने ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो वो है दिल्ली क्राइम। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़ों पर वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में जन्म के समय सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर सबसे वर्स्ट कंडीशन में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 13 देशों के बीच उत्कृष्ट मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से खिताब दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। चाइना ने पहली बार चांद के नमूनों को एकत्र करने के लिए चांगे 5 मिशन लॉन्च किया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। हाल ही में आशीष राय का निधन हो गया। वो कौन थे? वो एक प्रसिद्ध एक्टर थे, अभिनेता थे। लक्ष्मी विलास बैंक को किस बैंक के साथ विलय किया जाएगा? DBS बैंक के साथ। और कौन माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? वो हैं एलन मस्क। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। कैसा लगा है आज का सेशन आपको जरूर कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइए। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।